क्लास की तनख्वाह बढ़ नहीं रही, खर्चे आसमान को छू रहे, आटा चावल से लेकर हर जरूरत की चीज की कीमत बढ़ चुकी है। कंपनियों ने अपना मुनाफा बनाए रखने के लिए दो तरीका अपनाया, या तो सामान महंगा किया या फिर श्रिंकफ्लेशन का सहारा लिया। मैगी के पैकेट का साइज जो है घटकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया है। 2022 में 10 रुपए में जो बर्तन साफ करने वाला विम साबुन था उसका साइज 155 ग्राम था, अब वो 135 ग्राम का हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि व्यक्ति विशेष अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरता है, जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सिर्फ मुनाफे पर टैक्स देती है। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने खुद को किसान बताया और 12.91 करोड़ रुपए की जमीन खेती के नाम पर खरीद ली। शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब, उन्होंने भी ऐसी चाल चली थी, खुद को यूपी का किसान बता दिया था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और कॉर्पोरेट खुद को किसान घोषित कर लेते हैं टैक्स से बचने के लिए। कार भी छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास के लिए आज के दौर में टू व्हीलर खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। टू व्हीलर पर सरकार कम से कम 28% जीएसटी लगाती है, जो लग्जरी कारों पर लगने वाले टैक्स के बराबर है। लेकिन समस्या यह है कि मिडिल क्लास के लिए टू व्हीलर कोई लग्जरी नहीं है, उनकी जरूरत है। 2013-14 में अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए कमाकर एक तरह से जी रहा था, तो 2023-24 में उसी जिंदगी को जीने के लिए उसे 8.6 लाख रुपए कमाने होंगे। पिछले 5 सालों में सालाना 5.7% महंगाई बढ़ी है, लेकिन मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ी। सरल क्रेडिट के एक सर्वे के अनुसार 2024 में 1.5 से 2 करोड़ मिडिल क्लास लोग ऐसे हैं जो लोन पर जी रहे, खासतौर पर टायर 2, टायर 3 शहरों में। इनमें छात्रों से लेकर छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं। सीएमआई के मुताबिक मिडिल क्लास में बेरोजगारी दर 9% से ऊपर है। देश के आधे बेरोजगार लगभग 1.6 करोड़ मिडिल क्लास से हैं। क्रेडिट के संस्थापक कुणाल शाह का मानना है कि एआई के चलते अगले 10 साल में 90% नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। हो सकता है कि शुरुआत में यह फिगर आपको ज्यादा लग रहा हो, लेकिन एआई का नौकरियों पर असर दिखने लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में आईटी कंपनियों ने 20 साल में सबसे कम नौकरियां निकाली। 2/3 भारतीय वैश्विक स्तर के हिसाब से गरीब है और दिन के वो $12, जो कि अगर रुपए में तब्दील करेंगे तो 1000 रुपए बनते हैं, उससे कम पर गुजारा करते हैं। सारी परेशानियां तो हमने आपको बता दी, मिडिल क्लास करे तो करे क्या। 2010 के दशक की शुरुआत की बात है। इंडिया का मिडिल क्लास आसमान पर था। इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बातें चल रही थी और इस ग्रोथ स्टोरी को मिडिल क्लास सबसे आगे ले जाने वाला था। भारत में मिडिल क्लास को उस वक्त देश की रीढ़ की हड्डी कहा जा रहा था, भारत की इकोनॉमी का इंजन बताया जा रहा था। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज वही मिडिल क्लास पिस रहा है क्योंकि मिडिल क्लास की तनख्वाह बढ़ नहीं रही, खर्चे आसमान को छू रहे, आटा चावल से लेकर हर जरूरत की चीज की कीमत बढ़ चुकी है। बच्चों की स्कूल फीस हर साल बेतहाशा बढ़ रही है, घर गाड़ी लोन की ईएमआई जा रही है और इससे मिडिल क्लास की बचत शून्य हो गई है। गलती से कहीं किसी मिडिल क्लास के परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, फिर तो समझिए कि सारा पैसा। अब एक जमाने में कहते थे कि इंसान मेहनत करे तो सफल हो जाएगा, लेकिन आज मिडिल क्लास से पूछ रहा है कि कितनी मेहनत करें। कई उदाहरण हैं जहां जवान लोग शादियां टाल रहे हैं, शहरों में लोग परिवार लाने से बच रहे हैं, पेरेंट्स रिटायर नहीं हो पा रहे क्योंकि बच्चों की एजुकेशन फंड कर रही है जो लगातार बढ़ रही है। बहुत से मिडिल एज लोग ऐसे हैं जो आज सैंडविच जनरेशन में फंस गए हैं। बच्चों को भी संभालना है, माँ बाप की जिम्मेदारी जो है वो भी देखनी है, लेकिन मिडिल क्लास के मन में सवाल है कि वो क्या करे, क्योंकि ये वही मिडिल क्लास है जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स भर रहा है और सबसे ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहा है। ये मिडिल क्लास है जिसके पास ना तो अमीरों की तरह एलीट कनेक्शंस है और ना ही सरकारों की तरफ से गरीबों को मिलने वाली वेलफेयर बेनिफिट्स का वो फायदा उठा पा रहा। ये एस्पिरेशंस और सर्वाइवल के बीच में फंसा हुआ मिडिल क्लास है। अब सवाल यह है कि मिडिल क्लास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आप जान लीजिए कि मिडिल क्लास किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी होता है। 4 चीजें हैं जो मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा अहम बनाती है। पहली है एंटरप्रेन्योरशिप। मिडिल क्लास द्वारा चलाए जाने वाले छोटे छोटे बिजनेस भारत की अर्थव्यवस्था की हमेशा से रीढ़ रहे। दूसरा, मिडिल क्लास जो है वो ह्यूमन कैपिटल में सबसे ज्यादा निवेश करता है। एक मिडिल क्लास परिवार अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने, उनकी अच्छी परवरिश में निकाल देता है। परिवार बच्चों में जो निवेश करता है उससे आखिर में देश का ही फायदा होता है। तीसरा है, जनरली मिडिल क्लास जो है वो पब्लिक स्पेंडिंग जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ का समर्थक होता है
और किसी भी देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में उसके मिडिल क्लास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन चौथा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है खपत। मिडिल क्लास किसी भी देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर क्लास होता है। चाहे कार हो, मोटरसाइकिल हो, टीवी हो, एसी हो, फ्रिज हो, जो कुछ बिकता है उसकी सबसे ज्यादा खपत मिडिल क्लास करता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फायदा होता है और इसी वजह से मिडिल क्लास को कई बार अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इंजन कहा जाता है। भारत की बात की जाए तो भारत की 60% जीडीपी लोगों की खपत से आती है और इसमें भी सबसे बड़ा योगदान जो है वो मिडिल क्लास का होता है। लेकिन देश के विकास में इतनी अहम भूमिका निभाने वाला यही मिडिल क्लास पिस क्यों रहा है? क्यों मिडिल क्लास अपने खर्च भी मैनेज नहीं कर पा रहा? इसकी कई वजह है और उसमें से एक बड़ी वजह है महंगाई। महंगाई ने मानो मिडिल क्लास का पूरा बजट बिगाड़ कर रख दिया है। अभी कुछ दिनों पहले आई एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत में मिडिल क्लास की इनकम रेंज 10 साल पहले जो 1.5 से 5 लाख रुपए सालाना थी, वो अब बढ़कर 2.5 लाख से 10 लाख रुपए सालाना हो गई है। हो सकता है पहली नजर में इस कमाई को सुनकर आपको लग रहा हो कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि तरक्की हो रही है नहीं, और इसकी वजह है महंगाई। पिछले 10 सालों में महंगाई 5.5 के रेट से बढ़ी है। 2013-14 में अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए कमाकर एक तरह से जी रहा था तो 2023-24 में उसी जिंदगी को जीने के लिए उसे 8.6 लाख रुपए कमाने होंगे। महंगाई में भी खाने की चीजों की कीमतों ने मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा असर डाला है। एक परिवार के खर्च में खाने का हिस्सा 40 से 50% तक होता है, लेकिन पिछले कुछ समय में खाने पीने की चीजें की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं और इससे मिडिल क्लास पर खर्च भी बढ़ा है। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 के बीच में खाने की चीजों के दाम लगभग दोगुने हो गए। अक्टूबर 2024 में कीमतें 10.9% बढ़ी। सब्जियां जो थी वो करीबन 42.2% बढ़ गई, जो 5 साल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी थी। इसके बाद से महंगाई थोड़ी कम हुई, लेकिन उसके बावजूद मिडिल क्लास को बहुत राहत नहीं मिली है। उधर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर गुड्स की कीमतें बढ़ने से भी मिडिल क्लास पर काफी असर पड़ा है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मिडिल क्लास की बदहाली के पीछे मिडिल इनकम स्क्वीज है। इसका मतलब यह है कि मिडिल क्लास दरअसल दो तरफ से पिसता है। एक तरफ सरकार गरीबों के लिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लाती है जो बढ़ती महंगाई के बीच गरीबों की मदद करती है। दूसरी तरफ वो अमीर होते हैं जिन्हें महंगाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मिडिल क्लास होता है ऐसा लगता है कि उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। मिडिल क्लास पर बढ़ते बोझ को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड एफएमसीजी कंपनियों के डेटा से आप आसानी से समझ सकते हैं। एफएमसीजी में पैकेज्ड फूड, बेवरेज, कॉस्मेटिक, स्किन केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, डायपर्स जैसे सामान होते हैं। जब भी मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ता है तो मिडिल क्लास सबसे पहला काम क्या करता है कि वो गैर जरूरी खर्च जो है उसे कम कर देता है, जिसका एफएमसीजी कंपनियों के सेल पर सीधा असर पड़ता है। अब 2024 की दूसरी तिमाही में हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर मुनाफा देखेंगे तो वो 3.86% कम हुआ था। इसी तरीके से नेस्ले इंडिया का रेवेन्यू जो था वो केवल 1% बढ़ पाया था। बिकने वाले सामानों की मात्रा कम हो गई थी। अब ये हुआ इसलिए क्योंकि एफएमसीजी कंपनियों का ग्रोथ इंजन माने जाने वाला मिडिल क्लास वो श्रिंक कर रहा था। ऐसे में इन कंपनियों ने अपना मुनाफा बनाए रखने के लिए दो तरीका अपनाया, या तो सामान महंगा किया या फिर श्रिंकफ्लेशन का सहारा लिया। श्रिंकफ्लेशन का मतलब होता है कि कीमत जो है सामान की वही रखो, बस सामान जो है उससे कम कर दो, जिससे ग्राहक को पता ना चले, क्योंकि ग्राहक बहुत ध्यान देता नहीं है और ग्राहक उससे बरकरार रहे कि इसकी कीमत बढ़ी नहीं है, ये खरीद लेते हैं। उदाहरण के तौर पर 2021 में पार्ले जी के 10 रुपए के पैकेट में आपको 140 ग्राम बिस्किट मिलते थे। 2022 में ये 110 ग्राम हो गए। आपकी फेवरेट मैगी के पैकेट का साइज जो है घटकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया है। 2022 में 10 रुपए में जो बर्तन साफ करने वाला विम साबुन था उसका साइज 155 ग्राम था, अब वो 135 ग्राम का हो गया। हल्दीराम की बात करें तो 10 रुपए की जो आलू भुजिया आती थी, अब उस पैकेट में 55 ग्राम की जगह मात्रा 42 ग्राम कर दी गई है। ये एक तरीका है। अब मिडिल क्लास की बड़ी परेशानी ये भी है कि मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ रही। खर्च तो बढ़ रहे लेकिन कमाई में खास इजाफा नहीं, और यह बहुत बड़ी परेशानी है, सैलरी का ना बढ़ना। पिछले 5 सालों में सालाना 5.7% महंगाई बढ़ी है, लेकिन मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ी। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार सरकारी डेटा का विश्लेषण करने के बाद ये पता चला कि महंगाई को एडजस्ट करने के लिए पिछले 5 साल में सैलरी जो है वो सिर्फ 0.01% बढ़ी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो कई विभाग ऐसे हैं जहां सैलरी बढ़ने की जगह
घट गई है। FICCI क्विज कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट की माने तो 2019 से 2023 के बीच में 4 सालों में 6 बड़े सेक्टर्स में सैलरी हर साल 0.8 से 5.4 के बीच में बढ़ी। यानी सैलरीज में वास्तविक बढ़ोतरी जो है वो नेगेटिव में रही, क्योंकि महंगाई ज्यादा बढ़ी है। जितनी सैलरी बढ़ी उससे कहीं ज्यादा महंगाई बढ़ने से मिडिल क्लास पर इसकी परेशानी बढ़ती चली गई। भारत की 53% आबादी जो सालाना 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कमाती है, उनकी इनकम बढ़ी नहीं रही है। उदाहरण के तौर पर साल 2012-13 में भारत में एवरेज इनकम 10.23 लाख रुपए थी, जो बहुत ही मामूली बढ़त के साथ 2023-24 तक 10.69 लाख रुपए तक पहुंच पाई। लेकिन इसी बीच अगर हम बाकी देखें तो जो 5 लाख रुपए से कम कमा रहे थे, उनकी एवरेज इनकम 2.36 लाख से बढ़कर 3.63 लाख हो गई। 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों में जिनकी एवरेज 2.69 करोड़ थी, वो 2.83 करोड़ हो गई। यानी आसान शब्दों में कहें तो मिडिल क्लास को छोड़कर बाकी सबकी इनकम बढ़ती चली गई। अब मिडिल क्लास की अगर बात की जाए तो इनको 1 तारीख का बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है कि कब मिडिल क्लास की सैलरी गिरेगी और फिर पूरे महीने की प्लानिंग शुरू हो जाएगी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मिडिल क्लास भारत का हैंड टू माउथ बना हुआ है। जो कमाता है वही खाता है और महीने के आखिरी दिनों में बहुत सारी बचत करता है, परेशान भी रहता है। लेकिन मिडिल क्लास सपने देखने वाला क्लास होता है, अपने परिवार के लिए सपने देखता है। सपना घर का, सपना गाड़ी का, सपना बच्चों के अच्छे स्कूल में पढ़ने का, सपना परिवार के लिए लग्जरी जिंदगी देखने का। और इसके लिए कई बार हम कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रिस्क भी ले लेते हैं। जैसे एजुकेशन के लिए मिडिल क्लास लोन लेता है, EMI पर घर खरीदता है, कार भी खरीद लेता है। लेकिन इन सारी प्लानिंग के बीच में क्या कभी हमने ये सोचा कि आज की अपनों की जिंदगी को सिक्योर करने के लिए और एसेट्स प्रोवाइड करने के लिए जो ये हम रिस्क ले रहे हैं, कहीं क्या कल हमारे अपनों के लिए यही लायबिलिटी तो नहीं बन गई? देखिए, गंभीर बात कही हमने और ये सवाल बड़ा गंभीर है, लेकिन उससे गंभीर ये आंकड़ा है जो हम आपको बताने वाले हैं। क्यों? आंकड़ा कहता है कि देश में इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीज भारत में लोगों के पास नहीं है। EMI खूब है, इंश्योरेंस नहीं है। और समझाते हैं डिटेल में आपको। भारत में सामान्यतः किसी भी परिवार में या अधिकतर परिवारों में परिवार में एक सदस्य ऐसा होता है जो कमाने वाला होता है। परिवार का भविष्य उसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द होता है। लेकिन मान लीजिए गलती से, खुदा न खास्ता, अगर कल उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो ये जो EMI आज आपके लिए सपने पूरा करने का जरिया है, ये आपके परिवार पर मुसीबत बन जाएगी। आपके अपनों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो EMI से पहले इंश्योरेंस की प्लानिंग करते हैं। मिडिल क्लास ऐसा कम करता है। जो समझदार होते हैं वो करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि कल को अगर कुछ भी हो जाए तो उनके ना रहने पर उनके परिवार को कम से कम एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। उनके अपनों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, घर के खर्च जरूरी है, बेसिक नेसेसिटी जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, EMI जरूरी है, लोन जरूरी है, लेकिन ये सारी चीजें उस इंश्योरेंस से भी मैनेज हो जाएंगी। और इसमें भी बेस्ट जो होता है वो टर्म इंश्योरेंस बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसमें कम से कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा कवर मिलता है और बहुत ही आपको एफोर्डेबल प्राइस में अपने परिवार के लिए करोड़ों का कवर मिल जाता है। इसलिए लोन लेने से पहले ये सोचिएगा मिडिल क्लास वालों कि ज्यादा जरूरी वो इंश्योरेंस है, क्योंकि इंश्योरेंस अब ऑप्शन नहीं मिडिल क्लास के लिए मौजूदा हालात में, जरूरत है। जरूरत ताकि अगर बुरा वक्त है जो बताकर नहीं आता तो आपके परिवार के पास जब कोई सपोर्ट का ऑप्शन नहीं होता तो एक सपोर्ट है। ये करोड़ों का कवर देकर आपकी फैमिली को किसी और के सामने आपके जाने के बाद हाथ फैलाने से बचा लेता है। ये जरूरी है। उधर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो किराया भी बढ़ रहा है। अब जैसा हमने कहा कि मिडिल क्लास सैलरी तो बढ़ नहीं रही, लोग अपनी लाइफस्टाइल भी बदलना नहीं चाहते, तो फिर अब खर्च चले तो चले कैसे? और इसका नुकसान यह हुआ है कि मिडिल क्लास ने अपना खर्च चलाने के लिए अपनी सेविंग से भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। खर्च चलाने के लिए मिडिल क्लास अपनी सेविंग से पैसा निकाल रहा है। RBI की माने तो साल 2022-23 में भारतीय परिवारों की नेट सेविंग GDP का 5.1% थी, जबकि सिर्फ 2 साल पहले 2020-21 में यही सेविंग्स GDP का 11.5% थी।
यानी 2 साल में लोगों की सेविंग्स आधी हो गई। और ये 2023 में लोगों की सेविंग्स 1976-77 के बाद सबसे कम थी। लोगों के बैंक में जमा पैसे घटे हैं। 2020 में भारतीय परिवारों के फाइनेंशियल एसेट्स में 56.4 हिस्सा बैंक सेविंग का था, जबकि 2024 में ये घटकर 45.2% रह गया। फिक्स डिपॉजिट, जिसे आप एफडी कहते हैं, जो थोड़ी बहुत सेविंग होती है, उनसे होने वाली कमाई पर भी सरकारें टैक्स लेती है। अच्छा, सेविंग से रिलेटेड एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए, वो है मेडिकल इमरजेंसी। अब आप सोचेंगे कि सेविंग की बात करते करते मेडिकल इमरजेंसी की बात अचानक क्यों करने लगे? तो इसकी वजह है, आज भारत में लाखों लोगों की सालों की जमा पूंजी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से खत्म हो जाती है। मेडिकल एक्सपेंसेस आम इन्फ्लेशन रेट से कहीं ज्यादा रेट से बढ़ते हैं। अगर कोई आम आदमी उदाहरण के तौर पर साल में 2-3 लाख रुपए बचाता है, तो 3 साल में 6 लाख रुपए बचा पाएगा। लेकिन अगर परिवार में किसी एक को कोई सीरियस मेडिकल इमरजेंसी हो गई, जिसकी वजह से परिवार के किसी सदस्य को किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, तो फिर एक झटके में 15 से 20 लाख रुपए का बिल आ जाएगा, जिससे आपको अपनी सेविंग तो छोड़िए, एफडी तक तोड़वाने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी लीजिए, नहीं तो अस्पताल गए तो किसी सूरत में परिवार की पूंजी मिडिल क्लास तो नहीं बचा पाएगा। अस्पताल में लाखों रुपए के खर्च भरने की बजाय हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर लीजिए, जिससे अस्पताल का बिल लाखों करोड़ों का भी आया तो पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग यहां पर भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि किसी कंपनी में वो नौकरी कर रहे हैं और कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया और उन्हें लगता है कि अब क्या जरूरत है भाई साहब हेल्थ इंश्योरेंस लेने की, हम तो ले रखे। लेकिन यहां हम आपको बता दें कि कॉर्पोरेट वाला जो इंश्योरेंस होता है, अक्सर उसमें केवल 3 से 4 लाख रुपए का क्लेम मिलता है। क्लेम का प्रोसेस भी लंबा होता है और अगर गलती से आपने कंपनी स्विच कर दी तो इंश्योरेंस भी इनइफेक्टिव हो जाता है। ऐसे में सीरियस मेडिकल इमरजेंसी के हालत में आप वहां पर भी अपनी सेविंग्स को खो देंगे। तो अपनी और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए, ताकि कल को अस्पताल में एडमिट होने पर आपको इधर उधर ना देखना पड़े। एक फोन उठाना हो, लगाइए, क्लेम असिस्टेंट मिल जाए, वो भी 30 मिनट में। एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर ही मिल जाता है, जो आपके पेपर प्रोसेस से लेकर उस क्लेम को दिलाने तक में आपकी मदद कर देगा। हाँ, आप कौन सा प्लान आप लेंगे ये हम आप पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का मामला है। लेकिन आपकी मदद करने के लिए हमने आपकी सुविधा के हिसाब से एक लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दिया है, आप उसे चाहें तो चेक कर सकते हैं। सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर हैं, आपको मिल जाएंगे एक जगह पर। यहां पर आप चाहें तो अपनी जरूरत के हिसाब से टर्म या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान को कंपेयर कीजिए, और फिर अभी इन प्लान्स को अगर आप ऑनलाइन परचेस कर लेते हैं, हमारा वीडियो देखने के बाद 15 से 25% का डिस्काउंट मिल जाए। सारी कहानी लिंक पे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। अब वापस आते हैं आपकी सेविंग की बात जो हम कर रहे थे। ये तो मदद कर दी हमने आपकी। सेविंग्स हर किसी के पास नहीं होती। जिन मिडिल क्लास परिवारों के पास सेविंग नहीं है, वो खर्च चलाने के लिए दिन रात कर्ज लेते हैं। सरल क्रेडिट के एक सर्वे के अनुसार 2024 में 1.5 से 2 करोड़ मिडिल क्लास लोग ऐसे हैं जो लोन पर जी रहे हैं, खासतौर पर टायर 2, टायर 3 शहरों में। इनमें छात्रों से लेकर छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं। 67% भारतीय परिवारों और 30 साल से कम उम्र के 53% युवाओं ने आज किसी न किसी माध्यम से लोन ले रखा है। आरबीआई के मुताबिक 2024 में भारतीय परिवारों पर कर्ज जीडीपी का 37.3% था, जबकि इंडस्ट्रीज को दिया गया लोन जो था वो जीडीपी का 22.2% था। अब यहां पर यह आंकड़ा बताता है कि लोगों ने कंपनियों से ज्यादा कर्ज ले रखा है। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, मिडिल क्लास अलग अलग लोन ले रहा है और इतने सारे लोन ले चुका है कि इसी ईएमआई में उसकी सारी सैलरी चली जाती है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इन लोन पर लगने वाला ब्याज लगातार बढ़ता है, जिससे ईएमआई पर होने वाला खर्च बढ़ जाता है। कोविड महामारी के पहले होम लोन पर ब्याज 6.5% था, लेकिन अब कहीं पर यह 9.5% है, तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर 10% से ऊपर भी लग रहा है। मुंबई की एक पैकेजिंग कंपनी में टेक्नीशियन 54 साल के प्रकाश भासी को 22 लाख रुपए की सालाना कमाई के बाद भी अपना घर चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। उन्होंने एक बीएचके अपार्टमेंट 45,000 रुपए की ईएमआई पर ले रखा था। अपने परिवार को हर महीने 10,000 रुपए भेज रहे थे। पहले घर का खर्च जो है वो आराम से चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों में घर का खर्च जो है वो भी बढ़ गया। अब पैसे बचाने के लिए प्रकाश सस्ती और बिना ब्रांड की चीजें खरीदने लगे।
और जो कार लेने वाले थे प्रकाश भाई, उसका सपना तो उन्होंने छोड़ ही दिया। कहा यार ये बड़ा मुश्किल है, गाड़ी कैसे चलाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश का उदाहरण, सचिन मिश्रा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राजस्व अधिकारी हैं। अपनी शादी से पहले एक कार खरीदना चाह रहे थे, लेकिन पर्सनल लोन की ईएमआई, रेंट और माता पिता की देखभाल में 10 लाख रुपए की इनकम खर्च हो आती है। लोन की ईएमआई में उनकी 1/4 यानी 25% सैलरी चली जाती है। 20 से 30% सैलरी जो है वो किराए और सब्जी, खाने के सामान और घर के बुनियादी चीजों में खर्च आती है। एक सरकारी नौकरी होने के बावजूद सचिन नई गाड़ी छोड़िए, पुरानी सेकंड हैंड कार भी नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि कार लोन जो है उस पर तो और ज्यादा पैसा लगता है। वैसे कार भी छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास के लिए आज के दौर में 2 व्हीलर खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप मिडिल क्लास है तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो हम समझा देते हैं। वजह टैक्स है। 2 व्हीलर पर सरकार कम से कम 28% जीएसटी लगाती है, जो लग्जरी कारों पर लगने वाले टैक्स के बराबर है। लेकिन समस्या यह है कि मिडिल क्लास के लिए 2 व्हीलर कोई लग्जरी नहीं है, उनकी जरूरत है। इस टैक्स की वजह से 2 व्हीलर की कीमतें बढ़ जाती हैं और मिडिल क्लास जरूरत होने पर भी 2 व्हीलर नहीं खरीद पाता। आसान शब्दों में कहें तो मिडिल क्लास एक चक्रव्यूह में फंस गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खर्च को उठाने लायक सैलरी नहीं बढ़ रही है। मिडिल क्लास को घर भी चलाना है, लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी है, और इसी वजह से मिडिल क्लास कर्ज पर कर्ज लिए जा रहा है। कमाई बढ़ नहीं रही, कर्ज बढ़ता जा रहा है। वैसे मिडिल क्लास के इन आर्थिक परेशानियों से निकलने का एक रास्ता है, वो रास्ता है नौकरी। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर भी मिडिल क्लास को राहत नहीं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई के मुताबिक मिडिल क्लास में बेरोजगारी दर 9% से ऊपर है। देश के आधे बेरोजगार लगभग 1.6 करोड़ मिडिल क्लास से हैं। युवाओं में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट की माने तो देश के 83% बेरोजगार 15 से 29 साल की युवा है। अब इन्हें नौकरी देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार ये कर नहीं पा रही है। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले सीएसडीएस और लोक नीति के 10,000 लोगों के सर्वे में 62% लोगों ने कहा कि अभी नौकरी मिलना 5 साल पहले नौकरी मिलने से ज्यादा मुश्किल है। इसी तरह 2023 में एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सर्वे में सामने आया कि भारत के 47% कर्मचारी अपनी नौकरी में खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करते। उन्हें डर लगता है कि उन्हें नौकरी से एक रोज निकाला जा सकता है। इसके अलावा जो नौकरियां हैं उनमें भी इनफॉर्मल सेक्टर की पुअर क्वालिटी की नौकरियां ज्यादातर है। बड़ी संख्या में लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, यानी खुद का काम कर रहे हैं। 2023-24 में रोजगार वाले 57.7% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे। भारत जैसे देश में एआई भी एक बड़ा खतरा बन गया है। इस एरिया में मिडिल क्लास की परेशानियां अब और बढ़ने वाली है। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर रही हैं और इससे नौकरियां कम होती जा रही हैं। भारत में आईटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा 54 लाख सीधी नौकरियां देती है, लेकिन यहां पर भी एआई इस इंडस्ट्री को प्रभावित कर रही है। कस्टमर केयर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर की नौकरियों पर अब एआई का खतरा बढ़ता जा रहा है। कंपनियां कस्टमर केयर का काम चैटबॉट से कराने लगी हैं। पहले 10 लोग जिस काम को करते थे, आज एआई टूल्स की मदद से वो काम सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं। अगर टीचिंग जॉब पर देखें तो वहां पर भी एआई का असर है। तेलंगाना में कई इंजीनियरिंग फील्ड की सीटें 70 कम कर दी गई हैं, जिसकी वजह से पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स की नौकरियां भी गई हैं। और ऐसे में एक प्रोफेसर हैं अच्युत वी, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाते थे। उनकी सैलरी पहले ही कम थी, अब उसे जब 50% और कम किया गया तो उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। लेकिन क्योंकि मार्केट में और नौकरियां नहीं थी, इसलिए उन्हें दोबारा नौकरी मिली नहीं। अब घर चलाने के लिए वो डिलीवरी बॉय और टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। इससे रोजाना 600 रुपए वो कमाते हैं, लेकिन पहले की सैलरी के मुकाबले उनकी सालाना सैलरी काफी ज्यादा कम हो गई है। ऐसे ही एआई से लाखों नौकरियां खासतौर पर इंजीनियर्स के लिए खतरा पैदा कर रही है। हाल ही में एक सर्वे में 67.5% इंजीनियर्स ने कहा कि एआई के चलते उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। एक अनुमान यह है कि अगले 10 साल में इंजीनियर्स के 20 से 40% काम जो है वो ऑटोमेटेड हो जाएंगे, यानी एआई से किए जाएंगे। एआई पर इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों का क्या कहना है वो भी हम आपको बताते हैं। HCL के सीईओ रहे विनीत नायर साहब का कहना है कि एआई के चलते आईटी कंपनियों को 70% कर्मचारियों की जरूरत कम पड़ेगी। ग्लोबल रिसर्च फर्म गार्टनर के मुताबिक एआई के चलते 80% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपनी नौकरी खो सकते हैं। नौकरी बचाने के लिए अपने स्किल्स को उन्हें काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा,
जो भी मीडियोकर होंगे वो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। क्रिट के संस्थापक कुणाल शाह का मानना है कि एआई के चलते अगले 10 साल में 90% नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। हो सकता है कि शुरुआत में यह फिगर आपको ज्यादा लग रहा हो, लेकिन एआई का नौकरियों पर असर दिखने लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में आईटी कंपनियों ने 20 साल में सबसे कम नौकरियां निकाली और इसकी एक बड़ी वजह एआई थी। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस, जो हर क्वार्टर में केवल अब 12,000 नए लोगों को हायर कर रही है, वो पहले 30 से 35 हजार लोगों को नौकरियां दे रही थी। नौकरी से निकाले जाने और कमी के चलते लोग दूसरे काम करने को मजबूर हैं। इंजीनियर रियाजुद्दीन ने लिंक्डइन पर पोस्ट करते हुए बताया कि 2024 में नौकरी से निकाले जाने के बाद उन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिली। अपने खर्च बचाने के लिए स्विगी में डिलीवरी बॉय का वो काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि एआई केवल नौकरियां छीन रहा है, दूसरा पहलू यह भी कि एआई से बहुत सारी नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन भारत में समस्या यह है लोगों के पास कि एआई जॉब्स लाइक स्किल्स नहीं है। ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म बेन कंपनी की माने तो 2027 तक भारत में एआई के चलते 23 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन केवल 12 लाख लोगों के पास ही इन नौकरियों के लायक स्किल होगा। मिडिल क्लास की दिक्कतें बढ़ाने में कोविड महामारी का ही बड़ा हाथ है। महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की K-शेप रिकवरी हुई है, यानी अमीर जो है वो और अमीर हो गए हैं, गरीब और ज्यादा गरीब हो गए हैं। लंदन की मार्केट रिसर्च फर्म कैंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 24 के बीच में 5 सालों में भारत में अमीर परिवारों की संख्या 86% बढ़ी, जबकि लोअर और मिडिल क्लास परिवार 25% घट गए। मार्च 2021 की बात करें तो प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोविड महामारी के पहले मिडिल क्लास में 9.9 करोड़ लोग, जो इसके बाद 6.6 करोड़ हो गए, और ये 6.6 करोड़ में जो 3.2 करोड़ लोग थे वो अपर मिडिल क्लास या अमीर नहीं हुए, वो गरीब हो गए। चलिए और आपको डिटेल में समझाते हैं। 2022 में नेशनल इनकम में देश के 10% सबसे अमीर लोगों की हिस्सेदारी 57.7% हो गई थी। वहीं जो 40% मिडिल क्लास है उसका शेयर सिर्फ 27.3% बचा था, और 50% गरीब आबादी का शेयर 15% था। लेकिन अगर इसे हम पहले की तुलना में देखें तो 1991 में रिचेस्ट 10 का शेयर जो था वो 35% था, मिडिल क्लास का 37% था, 50% गरीबों का शेयर 28% था। भारत और चीन ये दो देश हैं जहां पर बड़ी आबादी है, लगभग 140 करोड़ के आसपास। लेकिन चीन में कंज्यूमर क्लास यानी मिडिल क्लास भारत से 2 गुना है। ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन के अनुसार चीन में 89.9 करोड़ लोग कंज्यूमर क्लास में आते हैं, जबकि भारत में 47.3 करोड़ लोग ही कंज्यूमर क्लास में आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग 2/3 भारतीय वैश्विक स्तर के हिसाब से गरीब है, और दिन के वो $12, जो कि अगर रुपए में तब्दील करेंगे तो 1000 रुपए बनते हैं, उससे कम पर गुजारा करते हैं। जबकि चीन की अगर आप बात करेंगे तो वहां सिर्फ 1/3 लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। ये बताता है कि कैसे भारत के मिडिल क्लास साइज और परचेजिंग पावर में दुनिया के बाकी आबादी वाले देशों से पीछे है। मिडिल क्लास की स्थिति को और बेहतर समझने के लिए आपको ब्लूम वेंचर्स की फरवरी 2025 की रिपोर्ट को समझना पड़ेगा, जो कहती है कि भारत में अमीर आबादी का दायरा बढ़ा नहीं है, बल्कि अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर हो गया। भारत में ब्रांडेड चीजें पहले से ज्यादा बिक रही हैं। भारत में कोल्ड प्ले, ईडी शेरन के कॉन्सर्ट्स खूब लोग जा रहे हैं, दिलजीत के कॉन्सर्ट खूब लोग देख रहे हैं। अल्ट्रा लग्जरी घरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, महंगे आईफोन्स की सेल बढ़ गई है, और ये सारी वो चीजें हैं जिसे अमीर लोग करते या खरीदते हैं। वहीं दूसरी तरफ 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। किफायती घर जिन्हें मिडिल क्लास लेती है, उनका देश के मार्केट में 5 साल पहले 40% हिस्सेदारी थी, अब केवल 18% हिस्सेदारी रह गई है। इसकी वजह भी है, मिडिल क्लास के पास पैसे वैसे बचते ही नहीं है, और जो बचे उस पर टैक्स का बोझ आ गया। अब आप कहेंगे कि भाई साहब, सरकार ने इस बार बजट में टैक्स की लिमिट को बढ़ाया है, 12 लाख रुपए कर दिया है, जो पहली नजर में लगता है कि मिडिल क्लास को टैक्स से बड़ी राहत दे रहा है। लेकिन थोड़ा आपको यहां ठहरना पड़ेगा, थोड़ा आपको और डिटेल में समझना पड़ेगा कि कैसे ये 12 लाख तक की छूट जो है ये असल में रिबेट के रूप में है। यानी आपकी आमदनी 12 लाख तक है तो टैक्स शून्य है, लेकिन अगर 12 लाख से आप ऊपर बढ़े 13 लाख पहुंच गए तो ये पीछे जितनी छूट है ये सारी गायब हो जाएगी, और आपको पूरे 13 लाख पर टैक्स भरना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर 12 लाख कमाने वाला 0 टैक्स देगा, लेकिन सिर्फ 1 लाख ज्यादा कमाने वाला सीधे सीधे
65,000 टैक्स के बोझ तले दब जाएगा। सरकार ने जो नया टैक्स स्लैब पेश किया है वो कुछ ऐसा है, 4 से 8 लाख रुपए पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20% और 20 से 24 लाख पर 25%, साथ ही 24 लाख के ऊपर 30%। अब सवाल यह है कि इनकम टैक्स में जो छूट का दायरा बढ़ा उससे फायदा किसको होगा, वो भी बताते हैं। पिछले साल जिन 7.54 लोगों ने आईटी रिटर्न भरा था, उनमें से 5.89 करोड़ लोगों की इनकम 7 लाख रुपए से कम थी, उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ा था। अब जब ये 12 लाख रुपए की लिमिट हो गई है तो 6.77 करोड़ लोगों को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। यानी जिसे मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत कहा जा रहा था, उससे मिडिल क्लास के 43 करोड़ लोगों में सिर्फ 88.4 लाख लोगों को फायदा होगा, राहत मिलेगी, लेकिन 43 करोड़ की आबादी में बहुत बड़े पैमाने पर यह राहत नहीं है। और यह केवल इनकम टैक्स की बात है। एक और टैक्स होता है जीएसटी ने भी मिडिल क्लास की कमर तोड़ रखी है। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, लेकिन रोजमर्रा के सामान जैसे आटा, दही, पनीर, मक्खन, दाल, इन सारी चीजों पर जीएसटी लगता है। कॉर्पोरेट कंपनीज जीएसटी इनपुट के जरिए रिफंड पा जाती हैं, लेकिन आप जो मिडिल क्लास से हैं, जो टैक्स देते हैं, वो इस सुविधा से वंचित रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि व्यक्ति विशेष अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरता है, जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सिर्फ मुनाफे पर टैक्स देती हैं। वो मुनाफा जो खर्च घटाने के बाद बचता है। आसान शब्दों में सैलरीड मिडिल क्लास जो है वो साफ साफ घाटे में है। टैक्स देने के बाद मिडिल क्लास को बदले में क्या मिलता है? क्या बेहतर सरकारी स्कूल? क्या बेहतर सरकारी अस्पताल? नहीं। और शायद यही वजह है कि मिडिल क्लास आज भी देश में अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निजी संस्थानों की तरफ है। और आप जानते हैं कि निजी संस्थानों में कितना ज्यादा पैसा लगता है। भारत में गरीब और किसान जो है वो इनकम टैक्स से मुक्त है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको जानकर हैरानी भी होगी और बड़ा दुख भी होगा कि इसका गलत फायदा उठाकर कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और कॉर्पोरेट्स खुद को किसान घोषित कर लेते हैं टैक्स से बचने के लिए। उदाहरण के तौर पर बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने खुद को किसान बताया और 12.91 करोड़ रुपए की जमीन खेती के नाम पर खरीद ली। किसान बनते हैं। शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब, उन्होंने भी ऐसी चाल चली थी, खुद को यूपी का किसान बता दिया था। अब आम आदमी मन में सवाल पूछे कि भाई साहब, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के परिवार वाले कहां किसानी करते हैं? मतलब सीरियसली, सुहाना खान ने कभी खेती की होगी? वैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन अकेले नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। कावेरी सीड्स जैसी कंपनी ने खेती दिखाकर 186 करोड़ और मोनसैंटो इंडिया ने करीब 94 करोड़ रुपए का टैक्स बचाया। पनामा पेपर्स में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अजय देवगन जैसे बॉलीवुड स्टार्स का नाम आने साफ हो गया था कि कैसे सुपर रिच अपना पैसा पनामा और मैच्योरिटीज जैसे टैक्स हेवन में छुपाते हैं। साफ बात यह है कि टैक्स की सारी मार जो है वो केवल मिडिल क्लास पर पड़ती है। वो मिडिल क्लास जो अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में सरकार को देता है और बदले में कुछ नहीं मिलता। ना पढ़ने के लिए, बेहतर होने के लिए उच्च कोटि के स्कूल कॉलेजेस, ना जिंदा रहने के लिए उच्च कोटि के हॉस्पिटल्स। अब सवाल है कि मिडिल क्लास करे तो करे क्या, सरवाइव कैसे करे? अब मान लीजिए कि आप किसी छोटे शहर में रहते हैं और आपकी फैमिली की इनकम 50,000 रुपए है। आपको मिडिल क्लास माना जाएगा। आप एक ठीक ठाक जीवन जी सकने में सफल होने चाहिए। एक सरकारी स्कूल टीचर से लेकर एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी इतनी मानी जाती है, 50,000 के आसपास। लेकिन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के हिसाब से आपकी कमाई का 40% यानी 20,000 रुपए खाने में खर्च हो जाएगा। आप अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते हैं, तब भी आपकी कमाई का 6% लगभग 3,000 रुपए यहां जाएगा। हेल्थ केयर में खर्च होगा 6%, 8.5 ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 50,000 रुपए में मोटा मोटा 30,000 रुपए आपके यहां खर्च हो जाएगा। अब अगर इसके बाद आपके पूर्वज बहुत कमाल के लोग थे, मेहनती थे, तो आपकी ठीक है, जिंदगी अच्छे से गुजरेगी क्योंकि आपको घर मिल गया। लेकिन अगर आपके पूर्वजों ने आपके लिए घर नहीं छोड़ा है और आप किराए के मकान पर रहते हैं या खुद का मकान अपने पैसे से खरीदा ईएमआई पर, तो आपके घर की ईएमआई और रेंट पे आपकी सारी बचत खत्म हो जाएगी। आप कार खरीदने की सोचेंगे, ईएमआई है।
आपको जिंदगी एक तरह से जीनी, कपड़े खरीदने होंगे, बीवी कह रही है अच्छे कपड़े दिला दीजिए, बच्चे कह रहे हैं अच्छे कपड़े दिला दीजिए, खर्च। स्मार्टफोन, लैपटॉप चाहिए होगा, आजकल तो इंटरनेट भी बुनियादी जरूरत का हिस्सा है, खर्च। चलिए बड़े शहर की बात करते हैं। किसी बड़े शहर में अगर कोई आदमी 1 लाख रुपया कमा रहा है तो उसको एफ्लुएंट माना जाएगा, लेकिन जो 50,000 रुपए बढ़े हैं भाई साहब, उसमें किराया भी तो बढ़ा है ना, घर की ईएमआई बढ़ी है, बच्चों के स्कूल की फीस भी तो बढ़ी है, खाने पर खर्च भी बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर किसी मेट्रो सिटी में रहने के लिए 4 लोगों की फैमिली को 20 लाख रुपए कमाना चाहिए सालाना। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, बताते हैं कैसे, तो 2 BHK फ्लैट के लिए आपको 20 से 25,000 रुपए देना होगा। घर के खर्च और खाने के खर्च पर भी नॉर्मल 20-25,000 खर्च होंगे। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई पर क्लास और स्कूल के हिसाब से 60,000 रुपए से लेकर 2.25 लाख रुपए तक खर्च होगा, जो महीने के हिसाब से 5,000 से 20,000 रुपए के आसपास होता है। इसके अलावा और भी खर्चे हैं, जैसे घर में एसी लगना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, वाटर प्यूरिफायर होना चाहिए। और अब एसी, फ्रिज या साफ पानी ये लग्जरी आइटम नहीं है, ये बुनियादी जरूरत बन गई है। और इन सब के बाद बिजली का बिल। इसके बाद अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया और वो IIT, JEE या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसकी कोचिंग पर भी सालाना 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए खर्च है। आगे अगर बच्चा आपका कॉलेज गया तो नेशनल सैंपल सर्वे 2017 से 18 के डेटा के हिसाब से इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में हर साल 39,165 और प्राइवेट कॉलेज में 69,155 रुपए खर्च होते हैं। ये डेटा 7 साल पुराना है। अब लाखों के नीचे सरकारी प्राइवेट दोनों बात नहीं करते। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके क्या पैसे बचेंगे। चेन्नई के कपल ने जब उनके बच्चे छोटे थे तो कॉलेज के लिए पैसे बचाना शुरू किया था, लेकिन तमाम सेविंग्स के बावजूद वो सिर्फ बड़े बेटे की वकालत की पढ़ाई का खर्च उठा पाए। दूसरे बेटे की पढ़ाई के लिए उनको जमीन बेचनी पड़ी। और ये सब इसलिए क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ कॉलेजेस की मांग हुई है, सरकारी कॉलेजेस बढ़े नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी आज के दौर में शॉपिंग मॉल की तरह बन गई। शॉपिंग मॉल जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पैसा खर्च हो सकता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो घर के बढ़ते खर्च को देखकर पार्ट टाइम काम करने को मजबूर। कंपनियां होशियार हैं, जैसे विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉइज को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो अपनी नौकरी के साथ कहीं और भी काम कर रहे थे। इसे मून लाइटिंग कहते हैं। अब सवाल ये होगा कि सारी परेशानियां तो हमने आपको बता दी, मिडिल क्लास करे तो करे क्या? अब देखिए, कंक्लूजन जो है वो 2 मोर्चे पर होगा, एक सरकार के मोर्चे पर और एक खुद लोगों के मोर्चे पर। सरकार को यह चाहिए कि सरकार GST जैसे टैक्सेस को सरल करे ताकि मिडिल क्लास पर इस टैक्स का बोझ थोड़ा कम होता है। सरकार महंगाई को कंट्रोल करे। सरकार कॉरपोरेट्स को तो बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, लेकिन कॉरपोरेट्स वही बेनिफिट्स अपने कर्मचारियों तक नहीं पहुंचाते हैं, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाते। कॉरपोरेट कर्मचारियों से 70 से 100 घंटे काम तो करवाते हैं, लेकिन जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो इतू सा बढ़ाते हैं। सरकार को इन कॉरपोरेट्स पर दबाव बनाकर या कानून लाकर यह कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम उतनी सैलरी तो बढ़े जितनी महंगाई बढ़ रही है। सरकार को एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और जिंदगी जीने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके। स्कूल और अस्पताल अच्छे होंगे तो आम आदमी को राहत मिलेगी। यह मिडिल क्लास के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हो सके तो प्राइवेट स्कूलों की फीस को कंट्रोल किया जाए, अस्पतालों की फीस पर नजर रखी जाए क्योंकि यहां पर जमकर लूटपाट हो रही है। इसके अलावा मिडिल क्लास में कौन कौन आता है, सरकार को इस पर भी ध्यान रखना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी वेलफेयर स्कीम के दायरे में आ जाएं। साल के 2.5 लाख रुपए कमाने वालों को सरकारी स्कीम्स का फायदा नहीं मिलता, जबकि आज के समय 2.5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति बड़ी मुश्किल से भाई साहब जी रहा है। मिडिल क्लास कौन है ये भी तय होना चाहिए। अब सवाल है कि ये तो सरकार की बात हो गई, मिडिल क्लास क्या करेगा? तो भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपने गैर जरूरी खर्चे कम कीजिए। फलाने आदमी की देखा देखी आप खर्च मत कीजिए। अगर एक सस्ते फोन से काम चल सकता है तो जबरदस्ती आईफोन क्यों लेना? दूसरा, उन नेताओं को, उन राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट कीजिए जो आपके मुद्दे पर बात कर रही हैं। जात धर्म से ऊपर उठ जाइए। जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की बात करेगा उसको वोट दीजिए। दबाव बनाइए। नहीं बनाएंगे तो सरकारों क्या है, उन्हें पता है कि बिना काम किए फिजूल के मुद्दे पर अगर वोट मिल रहा है तो आपके लिए क्यों काम करेंगे।
इसके अलावा टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस लेकर अपनी परिवार का फ्यूचर और फाइनेंशियल फ्यूचर जरूर सिक्योर करें, क्योंकि आज के दौर में जैसा हमने पहले भी कहा था, इंश्योरेंस कोई ऑप्शन नहीं है, जरूरत है। अगर आपको इंश्योरेंस के प्रोसेस के बारे में एक विस्तार में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम वो भी बता देंगे, हम है ना। लेकिन अगर आप अंत तक आए हैं और आपने ये वीडियो देखा है तो इस मेहनत के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा आपकी राय क्या है। हो सके तो वीडियो अपने परिवार वालों से, दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिले, और हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए, क्योंकि यही हमारी ताकत का जरिया है। हमने भी मजबूत संस्थानों को छोड़कर यह राह अपनाई है और इसमें हमें आपका साथ चाहिए, ताकि ऐसी खबरें, ऐसी जानकारियां हम बना सकें जो आम तौर पर मुख्य धारा मीडिया से गायब हो जाती है। हम आपको जागरूक करेंगे, आप हमारी ताकत बनिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।